हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से अलग है। मान लो मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मिस्टर ए इसका ओनर तो है, पर ये इससे अलग है। ये दोनों एक नहीं है। मिस्टर ए अलग बंदा है, बिजनेस अपना एक अलग है। ठीक है। अगर हमने बुक्स बनानी है तो वो बिजनेस के नेम पे बनेगी। बुक्स किसके नेम पे बनेगी? बिजनेस के, ना कि मिस्टर ए के नेम पे। ये सिर्फ इसको कैपिटल देगा, बाकी सारी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो बिजनेस के नेम पे होंगी। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें बताता है कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से क्या है? सेपरेट है। ठीक है, कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से सेपरेट है। दोनों अलग अलग बंदे हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, ना कि मिस्टर ए के नाम पे रिकॉर्ड होंगी। जो बिजनेस का नाम होगा उस नाम पे बुक्स पे रिकॉर्ड होंगी ट्रांजैक्शन। तो ये तो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये हमें बताता है कि जो चीज़ें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, हम अकाउंट्स की बुक्स में वही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन हम मनी में रिकॉर्ड करेंगे या पैसे में, जैसे मैंने सेल की है ऑफ ₹200, इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्या पे रिकॉर्ड होगी? अकाउंट्स की बुक्स में। पर मैंने अगर किसी को पता करना है कि मिस्टर ए बहुत ऑनेस्टली काम करता है, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कि जो ट्रांजैक्शंस मनी में होती हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होती हैं। क्वांटिटेटिव चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। फिर नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मान लो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसको 3-4 साल बाद उसने बिजनेस बंद करना है, या किसी भी वजह से उसको पता लगाना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3-4 साल तक उसने रिकॉर्ड रखा ही नहीं, तो लास्ट में आके सारा कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये 1 साल का होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हमने क्या करना होता है? हमने पर ईयरली अपनी बुक्स बनानी होती हैं, ताकि हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। ये पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 1 साल का ही होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा पीरियड होगा उतनी हमें कैलकुलेशंस करनी क्या हो जाएंगी? डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट होता है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, कि एक चीज़ क्या होगी? डेबिट होगी, दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। कि हर एक ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट होता है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती जिसका सिंगल इफेक्ट होता है। अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। फिर नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये हमें बताता है
कि जो हम बिज़नेस चला रहे हैं, हम इस इंटेंशन से तो नहीं चलाते ना कि हम जल्दी बंद कर देंगे। हम इस इंटेंशन से चलाते हैं कि आज हमने बिज़नेस शुरू किया है, कई सालों तक तो चलेगा, मतलब लंबे पीरियड के लिए चलेगा। तो ये कंसेप्ट इसलिए फॉलो किया जाता है कि हम मान के चलते हैं कि हमने बिज़नेस चलाया तो वो लंबे समय के लिए चलाएंगे, ना कि थोड़े समय के लिए कि साल बाद चला के बंद कर दिया, 6 महीने बाद। वो तो अगर हमें कोई लॉस हुआ या हमारा बैंकरप्ट हो गया वो बात अलग है। पर ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या वैसे भी हमारी इंटेंशन के अकॉर्डिंग जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि बिज़नेस लंबे समय के लिए चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड। हमें नहीं पता होता कि वो कितने समय के लिए चलेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये हमें बताता है कि हमने जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं फर्नीचर वगैरह की या किसी भी चीज़ की, वो जब ख़रीदा था उस डेट की लिखी हुई हैं। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देते, जब वो चीज़ें खरीदी थी उसी पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीदा 1 अप्रैल 2023 को, कितने का था? 1 लाख का। अब मेरी वैल्यू उसी हिसाब से चल रही है कि मैंने 1 लाख का खरीदा था 1 अप्रैल को, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रही है कि 1 अप्रैल से 1 साल चलाया तो उसकी कितनी वैल्यू कम होगी। फिर 1 अप्रैल 2024 से अब 2025 चल रहा है, 31 मार्च 2025 तक चलाया तो कितनी वैल्यू कम होगी। उसी हिसाब से चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने जब वो 1 लाख का ख़रीदा था आज 15 अप्रैल 2025 को उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम उसी पे चलती रहती है वैल्यू जिस पे हमने ख़रीदा था। मैंने कितने पे ख़रीदा था? 1 लाख पे ख़रीदा था, वही वैल्यू कंटिन्यू होती रहती है हमारी बुक्स में, साथ ही साथ उस पर डेप्रिसिएशन लगती रहती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? 1 लाख का ख़रीदा था, कि कब खरीदा था? 1 अप्रैल को खरीदा था। अब क्या 31 मार्च तक उसकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी? नहीं, कुछ कम होगी, मान लो 10,000 कम होगी। कितने का रह गया? 90,000 का रह गया। 10,000 क्या होगी बीच में? डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू फिर 90,000, अगले साल 90,000 चलेगा, उससे अगले साल 10,000 और कम हो जाएगी, तो फिर 80,000 का रह जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता है कि हमने 1 लाख ही मान के चला हुआ, चाहे आज उसकी वैल्यू वैसी मार्केट में 50,000 होगी और चाहे 40,000, हमने 1 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करती रहनी है और अपनी बुक्स में देखते रहना है कि वो कितनी कितनी वैल्यू रह चुकी है। ये आपको आगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। ये कुछ कंसेप्ट है 7-8, बाकी हम 3-4 कल करेंगे। फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, पर मेरा प्रॉमिस है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ध्यान से करना, अच्छे से समझ लेना, आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर पाऊँ और आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू।